हेलो फ्रेंड। आज मैं आप लोगों को हिंदी के लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी कि आप लोगों को हिंदी के लेसन प्लान किस तरह से बनाना है। तो प्लान स्टार्ट करते समय आप लोग जब ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होंगे तो यहाँ साइड में आप लोग डालेंगे दिनांक, उसके नीचे कक्षा, सेंटर में यहाँ पर विषय विषय आप जो भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी गद्य या पद्य, निबंध या फिर व्याकरण, आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। उसके नीचे उपविषय, उपविषय में आप लोगों का यहाँ पर टॉपिक आएगा। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखें कि ये उपविषय आप लोगों को पहले से नहीं लिखना है, उद्देश्य कथन करने के बाद यहाँ पर उपविषय लिखा जाएगा। जब तक आप लोग उद्देश्य कथन नहीं कर देते हैं तब तक आप लोग यहाँ पर उपविषय नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को प्लान समझा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है। यहाँ साइड में कालांश आएगा और उसके नीचे अवधि आएगा। इसके बाद आएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सबके एक समान ही रहते हैं। सामान्य उद्देश्य चाहे आप गद्य की लिख रहे हो या पद्य की लिख रहे हो या व्याकरण या निबंध के, सामान्य उद्देश्य सबके एक जैसे होते हैं। जैसे यदि आप गद्य के सामान्य उद्देश्य लिख रहे हैं तो आप गद्य के कितने भी लेसन प्लान बनाए 8-10, उसमें सबके सामान्य उद्देश्य एक जैसे ही लिखे जाएंगे। इसी तरह से पद्य का अगर लेसन प्लान बना रहे हैं तो जो पद्य के सामान्य उद्देश्य हैं वो सारे ही सामान्य उद्देश्य एक जैसे लिखे जाएंगे। और ऐसे ही व्याकरण और निबंध के सामान्य उद्देश्य आप लोगों को लिखने हैं। सामान्य उद्देश्य नहीं, कभी नहीं बदलते हैं। उद्देश्य हमारे चेंज होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन सामान्य उद्देश्य हमारे चेंज नहीं होते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने सामान्य उद्देश्य को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में ये 3 पॉइंट आप लोगों को दे रखे हैं। इसी तरह से भावात्मक उद्देश्य के भी 3 पॉइंट दे रखे हैं और ऐसे ही कौशलात्मक उद्देश्य के भी आप लोगों को यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं। इसके बाद आप लोग लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य आपका जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो भी विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे इस कहानी के माध्यम से बालक के मन की व्यथा की जानकारी प्राप्त होगी, माँ के प्रति बच्चे की असीमित प्रेम की जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट है आवश्यक सामग्री तथा सहायक सामग्री। यहाँ पर मैंने आवश्यक तथा सहायक दोनों ही सामग्री इसलिए लिख रखी है कि मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूंगी कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि सहायक सामग्री में ये सारी ही चीजें लिख देते हैं। श्वेत वर्तिका, स्वच्छक, लकीर, श्यामपट्ट, मॉडल चार्ट, सारी चीजें सहायक सामग्री में लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। श्वेत वर्तिका, स्वच्छक, लकीर, श्यामपट्ट, संकेतक ये हमारी आवश्यक सामग्री होती है, ना कि सहायक सामग्री, क्योंकि इसके बिना हम टीचिंग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारे मॉडल चार्ट, उपयोगी वस्तुएं, सजीव वस्तु, ये सब हमारी क्या होती हैं, सहायक सामग्री होती है। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि क्या आवश्यक सामग्री होती है और क्या चीज सहायक सामग्री होती है। इसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान। छात्राएं क्रिकेट के खेल के बारे में सामान्य ज्ञान रखती हैं। इसके बाद आप लोगों का ये प्लान यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ मैंने इसको 6 कॉलम में डिवाइड किया है, क्योंकि ये प्लान जो मैं बता रही हूँ वो ब्लूम टैक्सोनॉमी पर बेस्ड है, इसलिए इसे मैंने 6 कॉलम में डिवाइड कर दिया है। तो आप लोग जब प्लान बनाएंगे तो ये पूर्व ज्ञान लिखने के बाद आप लोग नेक्स्ट पेज से दोनों ही पेज को कवर करेंगे, तब आप ये 6 कॉलम उसमें आ पाएंगे। तो इसको 6 कॉलम में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। पहला है शिक्षण बिंदु, सेकंड है छात्राओं में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, थर्ड है छात्राध्यापक क्रिया, फोर्थ है छात्रा क्रिया, फिफ्थ है प्रविधि एवं साधन और लास्ट है मूल्यांकन। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। इसके बाद सेकंड कॉलम में लिखेंगे छात्राओं के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया वाले में हम लोग प्रस्तावना से रिलेटेड जो प्रश्न करेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। ये यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जो प्रस्तावना प्रश्न है वो कितने क्वेश्चन में होने चाहिए। तो प्रस्तावना के लिए कम से कम आप लोगों के 3-4 क्वेश्चन होने जरूरी होते हैं। चौथे या 5वें क्वेश्चन में आप लोगों के टॉपिक निकलना चाहिए, इससे कम क्वेश्चन इसमें नहीं होने चाहिए।
और जो प्रश्न आप बना रहे हैं उसकी भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए, बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए। जो प्रश्न है वो बहुत ही सरल बनाने चाहिए जिससे कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। और द्व्यर्थी वाले प्रश्नों को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए कि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं रखना चाहिए कि बच्चे सुनने में ही कंफ्यूज हो जाएं कि इसका आंसर हमें क्या देना है। तो प्रश्नों की भाषा बहुत सरल होनी चाहिए और जो आप प्रश्न बना रहे हैं वो एक दूसरे को लिंक करते हुए बनने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए बनाया कि संसार में सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है, तो बच्चे आंसर देंगे मनुष्य। अब मैंने इसी प्रश्न को इससे कोरिलेट करते हुए बनाया है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे रोटी कपड़ा और मकान। अब मैंने इसी प्रश्न को इससे लिंक करते हुए बनाया है कि मकान में कौन कौन लोग रहते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे माता पिता भाई बहन आदि। और लास्ट क्वेश्चन बनाया कि माँ को और क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बच्चे निरुत्तर होंगे जो कि आपका समस्यात्मक होगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा हमारा प्रविधि एवं साधन का जो प्रश्नोत्तर विधि है और ये मूल्यांकन का है कि छात्राओं के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित हुआ। इसके बाद अगला आएगा हमारा उद्देश्य कथन। शिक्षण बिंदु में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर उद्देश्य कथन। सेकंड कॉलम में लिखेंगे कि छात्राओं को पाठ विषय से परिचित कराना। इसके बाद है छात्राध्यापका क्रिया में जो छात्राध्यापका है वो बच्चों को बताएगी कि आज हम लोग श्री सिया राम शरण द्वारा रचित एक मार्मिक कहानी काकी का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जब छात्राध्यापका ये उद्देश्य कथन कर देगी तो इसके बाद फिर आप लोग जो मैंने बताया था कि फर्स्ट में यहाँ पर आप लोग टॉपिक लिख देंगे। जब तक आप लोगों का उद्देश्य कथन नहीं होगा तब तक यहाँ पर टॉपिक आप लोग नहीं लिखेंगे। तो ये उद्देश्य कथन करने के बाद छात्राध्यापका यहाँ पर अपना टॉपिक लिख देगी। और यहाँ पर छात्रा क्रिया में जो छात्राएं वो ध्यानपूर्वक उनको सुनेंगी। प्रविधि एवं साधन में पाठ्य पुस्तक विधि है और मूल्यांकन में कि छात्राएं पाठ्य वस्तु से परिचित हो। इसके बाद अगली हेडिंग हमारी आएगी प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में पाठ विषय को हम लोग 2 सोपान में पढ़ाते हैं क्योंकि आपका टॉपिक पर बेस्ड है कितना लेंथी है वो, तो मोस्टली ज़्यादातर 2 सोपानों में पढ़ाया जाता है। तो जो भी आप गद्यांश लेंगे उसका शुरू का अक्षर और लास्ट का अक्षर लिख देंगे यहाँ पर, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि आप यहाँ से यहाँ तक का गद्यांश यहाँ पर आप लोग पढ़ा रहे हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आएगी हमारी शिक्षण बिंदु में आदर्श वाचन। यहाँ सेकंड कॉलम में स्वर के उतार चढ़ाव तथा उचित अंग संचालन के साथ विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रखकर भावानुकूल वाणी में वाचन की करने की क्षमता का विकास करना। यहाँ पर छात्राध्यापका क्रिया में जो छात्राध्यापका है वो जो भी गद्यांश पढ़ा रही है वो यहाँ पर बच्चों को पढ़कर सुनाएगी, उनका आदर्श वाचन करेगी। एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मोस्टली बच्चे किताबों को हाथ में लेकर पढ़ाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को किताब को हाथ में लेकर नहीं पढ़ाना है। आप लोग चाहें तो उस गद्यांश को एक पेज पर लिख लीजिए या उसका फोटोकॉपी करा लें, लेकिन किताबों को लेकर नहीं पढ़ाना है। इसके बाद छात्रा क्रिया में जो छात्राएं हैं, जो छात्राध्यापका गद्यांश पढ़ाएगी उसको छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। फिर प्रविधि एवं साधन में पाठ्य पुस्तक विधि है और मूल्यांकन में स्वर के उतार चढ़ाव तथा उचित अंग संचालन के साथ विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रखकर भावानुकूल वाणी में वाचन करने की क्षमता का विकास हुआ। अगली हेडिंग आएगी हमारे शिक्षण बिंदु में अनुकरण वाचन। सेकंड कॉलम में छात्राओं में स्वर के उतार चढ़ाव के साथ भावानुकूल वाणी में विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रखकर तथा उचित अंग संचालन के साथ वाचन की क्षमता का विकास करना। और यहाँ पर छात्राध्यापका क्रिया में जो छात्राध्यापका है वो बच्चों को जो भी गद्यांश आपने पढ़ाया था उसे पढ़ने के लिए आदेश देगी। और यहाँ पर जो छात्रा हैं वो छात्र उस गद्यांश को पढ़कर सुनाएंगे। और जो भी आप गद्यांश दे रहे हैं उसको उसी तरीके से उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप लोग खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दिए, कहाँ पर विराम देना है, कहाँ पर नहीं देना है, कहाँ रुकना है, कहाँ कितना तेज बोलना है,
इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर गद्यांश को पढ़कर सुनाया जाता है। फिर है प्रविधि एवं साधन, ये पाठ्य पुस्तक विधि है। और मूल्यांकन में छात्राओं ने स्वर के उतार चढ़ाव तथा भावानुकूल वाणी में वाचन करना सीखा। नेक्स्ट हेडिंग आएगी शिक्षण बिंदु में काठिन्य निवारण। सेकंड कॉलम में छात्राओं की उच्चारण क्षमता को विकसित करना। और थर्ड छात्राध्यापका क्रिया में जो छात्राध्यापका है वो यहाँ पर जो भी आपने गद्यांश दिया है उससे रिलेटेड कुछ कठिन शब्दों को यहाँ पर श्याम पट पर लिखेगी और उसे पढ़कर बच्चों से उच्चारण करवाएगी। तो छात्राध्यापका पहले इसको पढ़ेंगी, जैसे कि यहाँ पर दिया है उत्कंठित, तो छात्राध्यापका इसको श्याम पट पर लिखेगी एक पहले वाले इसको, और उससे बच्चों को उच्चारण करवाएगी। तो इस तरीके से जो कठिन शब्द होते हैं वो कम से कम 8-9 होने चाहिए, इससे कम कठिन शब्द नहीं होने चाहिए। फिर यहाँ पर हमारा है मूल्यांकन कि छात्राओं की उच्चारण क्षमता में वृद्धि हुई। शिक्षण बिंदु में अगली हेडिंग है आत्मीकरण। अब सेकंड कॉलम में छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना तथा उसके अर्थ से परिचित कराना। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये दोनों कॉलम में 3 कॉलम में ये ले लिया है, क्योंकि ये जो आपके हैं वो एक कॉलम में नहीं आ पाएंगे, इसलिए यहाँ पर 3 कॉलम को ले लिया गया है, तब आपका शब्द अर्थ विधि और व्याख्या यहाँ पर आ पाएगा। तो आप लोग जब ब्लैक बोर्ड पर खड़े होंगे तो पहले एक एक शब्द को यहाँ लिखेंगे बच्चों के सामने। करुण जैसे आपने लिखा, बच्चे उसका अर्थ बताएंगे, अगर नहीं बता पाते हैं तो आप उसका अर्थ बताएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या कराना है, वाक्य प्रयोग कराना है या फिर पर्यायवाची कराना है या विलोम करवाना है, जो भी चीज आपको कराना है वो करवाएंगे। और व्याख्या यहाँ पर उसकी व्याख्या बच्चों से करवाएंगे और उसके बाद आप लोग श्याम पट पर उसको लिख देंगे। लास्ट कॉलम है कि छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि हुई तथा उसके अर्थ से परिचित। अगली हेडिंग है हमारी शिक्षण बिंदु में प्रयोग एवं मौखिक कार्य। सेकंड कॉलम में छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि हुई। छात्राध्यापका क्रिया में कि छात्राध्यापका श्याम पट्ट कार्य के आधार पर प्रयोग एवं मौखिक कार्य करेगी। तो जो भी आप लोग यहाँ पर श्याम पट्ट कार्य आप लोग लिखेंगे उसे बच्चों के सामने उच्चारण करके सुनाएंगे। छात्रा क्रिया में कि छात्राएं प्रयोग एवं मौखिक कार्य श्याम पट की सहायता से करेंगी। तो छात्र जो भी आप श्याम पट कार्य कराएंगी छात्राएं उनको वहां पर करेंगी। प्रविधि एवं साधन में प्रश्नोत्तर विधि है और मूल्यांकन में छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि हुई। शिक्षण बिंदु में नेक्स्ट हेडिंग है बोध प्रश्न। सेकंड कॉलम में छात्राओं को गद्यांश के मुख्य भाव से परिचित कराना। और थर्ड में है, अब यहाँ पर भी बच्चे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि बोध प्रश्न कितने हमें करने चाहिए। तो कम से कम 3 बोध प्रश्न तो होने ही चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों को उस पाठ का बोध करा रहे हैं, इसलिए 2-3 प्रश्न को बहुत ही सरल प्रश्न उसी गद्यांश से लेने चाहिए, जिससे कि बच्चे उस चीज को समझ सकें और उसका आंसर दे सकें। तो यहाँ मैंने प्रश्न किया है कि श्यामू कौन था, बच्चे आंसर देंगे एक छोटा बच्चा। सेकंड क्वेश्चन है कि श्यामू के जगने पर उसने क्या देखा, तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे कि घर में कोहराम मचा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है श्यामू का हृदय किस चीज को देखकर प्रसन्न हुआ, तो यहाँ बच्चे आंसर देंगे पतंग। फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ किया कि श्यामू ने पिता से क्या चीज मांगने को कहा, तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे पतंग। प्रविधि एवं साधन में प्रश्नोत्तर विधि है और मूल्यांकन में छात्राओं के गद्यांश के मुख्य भाव से परिचित। इसके बाद आप लोगों को लिखना है शिक्षण बिंदु में लिखित एवं निरीक्षण कार्य। छात्राओं में सेकंड कॉलम में छात्राओं के ज्ञान को स्थायी करना। और यहाँ छात्राध्यापका क्रिया में कि छात्राध्यापका श्याम पटकार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारने का आदेश देगी तथा स्वयं उनके आसन आदि का निरीक्षण करेंगी। तो जो आपने श्यामपट कार्य ब्लैक बोर्ड पर लिखा, श्यामपट पर लिखा हुआ है, उसे आप बच्चों को उतारने के लिए आदेश देंगे और छात्रा क्रिया में जो छात्राएं हैं वो उस श्यामपट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगी। प्रविधि एवं साधन में श्यामपट एवं पुस्तक विधि और मूल्यांकन में छात्राओं का ज्ञान स्थायी हुआ। इसके बाद अगली हेडिंग है मौन पाठ। सेकंड कॉलम में छात्राओं में स्वाध्याय एवं मनन करने की क्षमता का विकास करना है। छात्राध्यापका क्रिया में
कि जो छात्राध्यापिका है, आपने जो गद्यांश पढ़ाया था उस गद्यांश को बच्चों को पढ़ने के लिए आदेश देगी कि बिना कुछ बोले बिल्कुल मौन होकर मन ही मन उस गद्यांश को पढ़ें। छात्रा क्रिया में जो छात्राएं हैं वो बिना कुछ बोले उसको पाठ को पढ़ेंगे। प्रविधि एवं साधन में पुस्तक विधि है और मूल्यांकन में छात्राओं में स्वाध्याय एवं मनन करने की क्षमता का विकास हुआ। इसके बाद है हमारा विचार विश्लेषण प्रश्न। तो यहाँ पर आप लोग विचार विश्लेषण में आप लोग ज्यादा प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग ने बोध प्रश्न कर दिए हैं और बोध प्रश्न करने से उन बच्चों को उस गद्यांश का अच्छी तरीके से बोध हो गया है, वो अच्छी तरह से समझ गए हैं, इसलिए आप लोग विचार विश्लेषण प्रश्नों को यहाँ पर ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ छात्राध्यापका क्रिया में मैंने यहाँ प्रश्न किए हुए हैं और बच्चे उसका जो जवाब देंगे छात्रा क्रिया में उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर प्रविधि एवं साधन में प्रश्नोत्तर विधि है और मूल्यांकन में छात्राओं के ज्ञान तर्क कल्पना शक्ति का विकास हुआ। इसके बाद शिक्षण बिंदु में अगला कॉलम आएगा प्रवचन। सेकंड कॉलम में छात्राओं को पाठ का सारांश संक्षेप में अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। छात्राध्यापका क्रिया में कि आपने जो भी गद्यांश पढ़ाया था उस गद्यांश का सार यहाँ पर आप कक्षा में बच्चों को सुनाएंगी। जो सारांश आप बताएंगी अपने लेसन प्लान में बहुत ही कम शब्दों में लिखेंगी और जब आप कक्षा में पढ़ाएंगी तो उसे भी सारांश को बहुत ही कम शब्दों में बच्चों को पढ़कर सुनाएंगी। उसके बाद छात्रा क्रिया है, जो सारांश आप सुनाएंगी उसे बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रविधि एवं साधन में पुस्तक विधि है। मूल्यांकन में छात्राओं ने पाठ का सारांश संक्षेप में अभिव्यक्त करना सीखा। शिक्षण बिंदु में अगली हेडिंग है मूल्यांकन प्रश्न। सेकंड कॉलम में छात्राओं के तर्क ज्ञान तर्क कल्पना शक्ति का विकास करना। फिर छात्राध्यापका क्रिया में कि अब तक बच्चे उस गद्यांश के बारे में पूरी तरीके से समझ चुके होते हैं, तो आप लोग ये जानने के लिए कि बच्चों जो आपने पढ़ाया है वो बच्चों ने वो ज्ञान अर्जित किया है या नहीं किया है, वो सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं, तो उस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर आप लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और इससे पता चलेगा कि बच्चों ने उस गद्यांश को अच्छी तरीके से समझ लिया। यदि बच्चे जवाब नहीं देते हैं इसका मतलब है कि बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आई है। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड आप कुछ प्रश्नों को यहाँ करेंगे या आप उन प्रश्नों को एक दो प्रश्नों को रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कि श्याम जब सुबह जागा तो उसने क्या देखा। तो श्यामू जब सुबह जागा तो उसने देखा सब लोग रो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है श्यामू पैसे लेकर किसके पास गया। तो सुफिया दासी के बेटे भूला के पास पैसे लेके गया, है ना। फिर यहाँ पर प्रविधि एवं साधन, ये मौखिक विधि है और मूल्यांकन में छात्राओं के ज्ञान तर्क कल्पना शक्ति का विकास हुआ। और लास्ट हेडिंग हमारी शिक्षण बिंदु में आएगी गृह कार्य। सेकंड कॉलम में छात्राओं में स्वाध्याय व लेखन की क्षमता का विकास करना। छात्राध्यापका क्रिया में छात्राध्यापका ने जो भी पढ़ाया है गद्यांश उसी से रिलेटेड गृह कार्य बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखेगी और बच्चों को उतारने का आदेश देगी। छात्रा क्रिया में जो छात्राएं हैं वो गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारेंगी। प्रविधि एवं साधन प्रश्नोत्तर प्रविधि है और मूल्यांकन में छात्राओं में स्वाध्याय व लेखन की क्षमता का विकास हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को हिंदी के लेसन प्लान के बारे में बताया है और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ये प्लान अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप लोगों को ये प्लान समझ में आ गया है या आप लोगों को ये प्लान पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।